जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करें क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.2 जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे कि एक रेखा ये हो गई और एक ये रेखा, तो यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और रेखाएं संपाती कब होती है, जैसे कि कोई एक रेखा है ये और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, मतलब पूरा का पूरा पॉइंट जो है इस रेखा के सारे बिंदु इसी पर मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। ये क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तथा रेखा समांतर कब होती है, जब दो रेखाएं इस प्रकार से हो, दोनों में कुछ हर जगह बराबर डिस्टेंस हो, जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हर जगह बराबर डिस्टेंस होगा दोनों रेखाओं के बीच, तो रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी नहीं, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखा, समांतर रेखा। अब आप लोग ये समझ लिए कि रेखाएं कब संपाती होगी, कब प्रतिच्छेद करेगी, कब समांतर होगी। अब हम लोग समझेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। वैसे तो हमने इस चैप्टर का जो 3.1 प्रश्नावली है उसमें इसके बारे में हमने डिटेल में बताया, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हम लोग उसका जिक्र कर लेते हैं। ऐसे रेखाएं रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि 3x + 2y = 0 हो या फिर 1, कोई भी संख्या, तो इसकी अधिकतम घात है जो चर है 1 है, इसकी भी 1 है। और दो चर वाले मतलब कि अलग अलग चर हैं, ये एक चर है और ये एक चर है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ ना। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसकी अधिकतम घात जो है कितनी हो, 1 हो। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप, इसके बाद इन सब के बारे में हमने डिटेल में 3.1 में करा रखा है, आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, और यहाँ भी इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर हमारी पहली वीडियो भी देख सकते हैं। व्यापक रूप क्या होता है, ax + by = c, यही क्या है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जहाँ a जो है x का गुणांक है, b है y का गुणांक और c क्या है, अचर। a x का गुणांक, b y का गुणांक तथा c अचर है। और हमेशा किसी रेखा का समीकरण तभी होगा जब उसमें जो अधिकतम घात है समीकरण का वो 1 हो। किसी रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण तभी होगा जब उस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो, अर्थात वो रैखिक समीकरण होगा, तभी वो रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टी। जो ये वाली टेबल है आप लोग को पूरे अच्छी तरीके से याद कर लेना है, मैं अभी इसका तरीका बता दूंगा कि ये कैसे आते हैं सब, यही इसकी रेखाओं की प्रॉपर्टी है, इसे हम डिटेल में अभी बताएंगे। ये यहाँ पर 3.2 में भी काम करेगा, 3.4 में भी, सारे प्रश्नावली में इसका उपयोग हुआ, तो इसको याद रखना एकदम जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये वाली, यहाँ से इधर की सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। इसे हम लोग समझते हैं कैसे, देखिए जैसे कि कोई हम समीकरण ले लें, 2x + 3y = 9, तो हमें रेखा का समीकरण को ग्राफ में हल करते समय हमेशा क्या करना है, इस साइड वाले चीज़ को कभी नहीं छोड़ना है,
जो इस साइड चीज़ें इसे नहीं छोड़ना है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण दे रखा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। और इस रेखाओं की प्रॉपर्टी चेक करते समय हमें हमेशा इसी रूप में रेखाओं को लिखना है। ये जो दोनों रूप हमने समीकरण 1 तथा 2 निकाले हैं, इसी रूप में हमेशा लिखना है, तब इस जो रेखाओं की प्रॉपर्टी हमें पता चलेगी। अब देखते हैं कि x के गुणांक को क्या बोलते हैं, a, और y के गुणांक को b, और इसमें भी a और b। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में a तो नहीं ना लिख सकते, तो a1 और a2 लिखेंगे। तो इस वाले में x के गुणांक को a1 का मान कितना दे रखा है, 2, और इसमें b1 का मान कितना दे रखा है, 3, और c1 का मान कितना दे रखा है, 9। और हमेशा चिन्ह का हमें विशेष ध्यान देना है, तो ये कितना हो जाएगा, -9, चिन्ह के साथ हमें लिखना है। उसी प्रकार से इस वाले समीकरण में a2 का मान दे रखा है 4, b2 का मान दे रखा है 6, और c2 का मान दे रखा है -18। इस एक बार मिला लेते हैं, a2 का मान दे रखा है 4, b2 का मान दे रखा है 6। इस वाले समीकरण में देखते हैं, ठीक है ना, हमने यहाँ से देख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी देख सकते हैं। a2 का मान 4, b2 का मान 6, c2 का मान -18। अब देखते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। पहला पॉइंट, कब प्रतिच्छेद करेंगी, अगर a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अनुपात पहले हम निकाल लेते हैं, a1 बटे में a2 बराबर 2 बटे में 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। और उसी प्रकार से b1 बटे में b2 बराबर 3 बटे में 6 बराबर 1/2। तो हम देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए, ये क्वेश्चन अगर सवाल में आएगा तो हम वैसे बताते जाएंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर a1 बटे में a2 और b1 बटे में b2 आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी हमें, ऐसा। यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो। और जितना रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त होगा उतना ही उस रेखा का हल भी प्राप्त होगा। दूसरा समझते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कितना मिला है, 1। तो यहाँ पर कितने हल प्राप्त होंगे, 1 हल प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर a1 बटे में a2 बराबर हो जाए b1 बटे में b2 के, और इसके बराबर हो जाए c1 बटे में c2, तो रेखाओं के अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल। और रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी, संपाती रेखाएं कैसे होते हैं, मान लो एक रेखा कोई मिली और दूसरी रेखा भी इसी के ठीक ऊपर है, दिख नहीं रही है, ठीक उसी के ऊपर है। इसका मतलब इस रेखा के सारे पॉइंट जो है दूसरी वाली रेखा पर हमें मिलेंगे, अनेक पॉइंट्स मिलेंगे, तो इस रेखा के अनेक हल होंगे। और रेखा क्या होगी, समपाती। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो रेखाएं समपाती होगी तथा अनेक हल प्राप्त होंगे। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर a1 बटे में a2 बराबर हो जाए b1 बटे में b2, लेकिन c1 बटे में c2 इसके बराबर नहीं है। a1 बटे में a2 बराबर हो जाए b1 बटे में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2, तो रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, समांतर रेखा। अगर समांतर रेखाएं हमें प्राप्त होगी तो रेखाएं कहीं किसी को काट नहीं रहे हैं, तो
इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अब हम लोग तीनों कंडीशन समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कि संगत किसे बोलते हैं तथा असंगत किसे बोलते हैं। अगर रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं भी एक बिंदु या फिर अनेक बिंदु पर काट रही हैं, मतलब उसके एक भी हल प्राप्त हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, संगत होगा। मतलब कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो वो क्या होगा, संगत हल होंगे। और अनेक हल भी प्राप्त हो रहा है, मतलब रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, तब भी क्या होगा, संगत। अगर समांतर हैं तो क्या होगा, असंगत। और संगत को इंग्लिश में जो है हम लोग कॉन्सिडेंट बोलते हैं, लिख लेंगे कॉन्सिस्टेंट। थोड़े बहुत इंग्लिश को भी समझते चलना है। और असंगत का इंग्लिश होता है इनकॉन्सिस्टेंट। अब आते हैं प्रश्नावली 3.2 पर। प्रश्नावली 3.2 है जो पहला क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। सॉल्यूशन पहले का पहला, तो हम सबसे पहले कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे, x लिखेंगे। सॉल्यूशन में माना, ये पहला है, माना लड़कों की संख्या x मान लेते हैं तथा लड़कियों की संख्या हम y मान लेते हैं। और कह रहा है कि टोटल क्लास में जो हैं विद्यार्थी हैं कितने हैं, 10 हैं। मतलब गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर दोनों कितने हैं, 10। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर बल्कि एक स्टेप और लिख लेंगे, चूंकि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 10, समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कह रहा है लड़कियों की संख्या मतलब कि y लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 5 है और 3 है, तो हमको इसको आपस में बराबर दिखाना है। तो या तो इसमें से 2 घटा दें या फिर इसमें से 2 जोड़ दें। अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तब भी ये आपस में बराबर हो जाएं, अगर इसमें से 2 हम घटा देंगे तब भी ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम क्या करें, इसमें से 4 घटा दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। x पक्षांतर करेंगे माइनस वाई इक्वल टू -4, समीकरण नंबर 2। ये तो रैखिक समीकरण युग्म बन गया। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ पेपर पर दिखाना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से पहले किसी भी रेखा को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम हमें 2 बिंदु चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सरल रेखा है, तो इसमें कम से कम हमें 2 बिंदु प्राप्त होंगे। अब उसे कैसे हम निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर बनाएंगे हम एक बॉक्स।
बॉक्स के अंदर वो एक्स वाई लिखेंगे और हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले किसी को भी हम एक्स को क्या ले लेते हैं, जीरो। एक्स को अगर जीरो ले लेंगे इसमें, इस वाले समीकरण नंबर 1 में एक्स को अगर हम जीरो ले लें तो हमें y का मान कितना प्राप्त होगा, ये जीरो हो जाएगा तो y का मान 10। और अगर हम y को जीरो ले लें, अगर उसी प्रकार से y को अगर हम जीरो ले लें तो इस वाले समीकरण में ये तो पूरा जीरो हो गया, x बराबर कितना होगा 10। तो हम y को जीरो है, इसी को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे समझने के लिए कि हमने जब x को जीरो लिखा तो y बराबर 10 प्राप्त हुआ, और जब y को जीरो लिखा तो x बराबर 10 प्राप्त हुआ। वही हमने यहाँ पर किया है। ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर समझ लेगा कि बच्चे ने क्या किया है। तो किसी भी पॉइंट को हम दर्शाने के लिए x कामा y के रूप में लिखते हैं। तो हम पहले पॉइंट को मान लेते हैं p को x का मान कितना है 0 और y का मान 10। उसी प्रकार से दूसरे पॉइंट को q मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं आप। पहला क्या है 10x का मान और y का मान 0, तो दो पॉइंट हमें मिल गए। अब उसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। लगता है हमारी स्याही खत्म हुई, 1 मिनट। बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पर x लिख लेंगे, यहाँ पर y लिख लेंगे। एक बार क्या करेंगे हम लोग y को 0 कर देते हैं, किसी को भी पहले 0 हम कर सकते हैं। y को अगर 0 रखेंगे तो x का मान कितना प्राप्त होगा, -4। और जब x का मान 0 रखते हैं इसमें तो y का मान कितना प्राप्त होगा, हमें 4 प्राप्त होगा। यहाँ पर लिख लेंगे उसे भी समझने के लिए, या फिर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, यदि y बराबर 0 तो x बराबर -4 तथा x बराबर 0 तो y बराबर 4। सिंपल सा। तो यहाँ से भी हमें 2 पॉइंट मिले, इनको p q मान लिए तो आगे वाले को r मान लेंगे। r का मान कितना है -4 कामा 0, और इसे s मान लेंगे। s का मान कितना प्राप्त हो रहा है 0 कामा 4। अब इसे हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोग ग्राफ पेपर लेते हैं, बना लेते हैं x और y तल। ये क्या होता है x और ये वाला y, इधर y का डैश ऋणात्मक होता है, इधर x का डैश। अब यहाँ पर प्रदर्शित कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा हमने एक स्टेप नीचे लिया होता तो पूरा हो गया होता, कोई बात नहीं। 10 और इधर भी लिख लेंगे 1 2 3 4 लिख लेते हैं। इधर सारे मान धनात्मक होंगे, और ये क्या होता है ओरिजिन 0 कामा 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी प्रकार से ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी लिख लेंगे -1 -2 -3 -4। अब जो पॉइंट्स मिले हैं उन्हें हम दर्शाएंगे इस पर। पहला पॉइंट क्या मिला है p 0 कामा 10। 0 कामा 10 हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ से अगर चलें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 0 कामा 10। p पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं 0 कामा 10। एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिला।
और दूसरा पॉइंट हमारा क्या आया है 10,0। 10,0 हमें क्या मिलेगा एक्स अक्ष पर, क्योंकि इस पे वाई अक्ष 0 होगा। यहाँ पर इसे लिख लेते हैं क्यू 10,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। और रेखा का नाम लिख देंगे कि ये कौन सी रेखा है, x + y = 10। और तीसरा पॉइंट जो है -4,0 है, तो -4,0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं r -4,0। और चौथा पॉइंट है 0,4। 0,4 एक्स अक्ष इस पे 0 होगा तो यहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर s 0,4। पूरे डिटेल में आपको बता रहे हैं, एकदम आसान भाषा में, इसलिए आप समझते चलेंगे। ये कौन सी रेखा है, इसे भी लिख लेते हैं x - y = -4। अब कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। पहले इसका हम कटान बिंदु निकालेंगे कि ये कटान बिंदु कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर x अक्ष क्या है, इसे मान लेते हैं t पर कट कर रहा है। x अक्ष कितने प्राप्त है हमें 3, और y अक्ष पर हम क्या देख रहे हैं कि 7 पे। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया 3 और y का मान 7। तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी x जो हमने मान रखा था, और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी 7। टोटल मिला के 10 हो रहा है ना। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, एक और तरीका होता है ज्ञात करने का। क्या करेंगे हम दोनों समीकरण को, जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों समीकरण को आपस में हल कर देते हैं। लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए अगर आप ग्राफ पेपर पर नहीं निकाल पाएंगे तो इस तरह निकाल लेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = 10। दूसरा समीकरण क्या है, x - y = -4। दोनों को हम आपस में क्या करेंगे हल कर लेंगे। ये माइनस है ये प्लस है, आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 2x = 6, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 जो इसमें आया था। और फिर क्या करेंगे, इस x का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो 3 + y = 10, तो y = 7 आ गया ना। उतना ही, x का मान 3, लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। पहला क्वेश्चन लग गया। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ग्राफ जो लिखा जाता है ये पेंसिल से किया जाता है। आप लोग परीक्षा में पेंसिल से कीजिएगा, पेन से नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हम लोग चेक करेंगे फटाफट। इसमें का हम 2 पॉइंट कर देते हैं, एक आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। तो पहला, दूसरे का पहला क्या दे रखा है 5x - 4y + 8 = 0। और दूसरा समीकरण जो है 7x + 7y 6y है -9 = 0। ये जो है कि पक्षांतर करके दे रखा है, तो हमें पक्षांतर करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। अब यहाँ से तुलना करेंगे। लिखेंगे व्यापक समीकरण ax + by + c = 0 से तुलना करने पर हमें इसमें से जो x का गुणांक होता है a होता है, y का गुणांक होता है b होता है,
और हमें जो लिखना रहता है वो चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो a1 का मान हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 5, फिर b1 का मान, b1 जो है माइनस चिन्ह के साथ है तो लिखेंगे b1 का मान -4, तथा c1 का मान कितना है 8 है। उसी प्रकार से इस वाले समीकरण में a2 अब लिखेंगे, a2 का मान कितना है 7, b2 का मान कितना है 6 है, और c2 का मान कितना दे रखा है -9। चिन्ह के साथ लिखना जरूरी है। अब लिखेंगे जो मान पहले निकाल लेते हैं, a1 बटे में a2 का, a1 बटे में a2 कितना आ जाएगा 5 बटे में 7, फिर निकाल लेंगे b1 बटे में b2 -4 बटे में 6, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, तो b1 बटे में b2 जो है -2 बटे में 3 आ जाएगा। c1 बटे में c2 निकाल लेते हैं, 8 बटे में 9, ठीक है। तो अब फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं, कौन सा बराबर है, कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो हम देख रहे हैं a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2, जो देख रहे हैं ये 5 बटे में 7 है, -2 बटे में 3 है, तो आपस में दोनों बराबर नहीं है, तो क्या होगा दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, हमें इस तरह की प्राप्त होगी, दोनों कहीं एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगे, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या दे रखा है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ भी हम तुलना करेंगे किससे, ax + by + c = 0 से तुलना कर लेते हैं। तो a1 का मान कितना आ जाएगा 9, b1 का मान 3, c1 का मान 12, a2 का मान 18, b2 का मान 6, और c2 का जो मान है आपका आ जाएगा 24। अब निकाल लेंगे a1 बटे में a2, 9 बटे में 18, 9 दूना के 18, 1 बटे में 2, b1 बटे में b2 निकाल लेते हैं, 3 बटे में 6, ये भी क्या हो जाएगा 1 बटे में 2, 3 दूने के 6, c1 बटे में c2 निकाल लेते हैं, 12 बटे में 24 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में 2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के, ये किसके बराबर है c1 बटे में c2। तो रेखाएं कैसी होगी, तो हमने बताया था कि रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी तथा अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। इसका तीसरा पॉइंट है, आप लोग कीजिएगा, ये होमवर्क है समझ लीजिए, ठीक है। और हमसे क्या हुआ है कि पहले वाला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम ध्यान नहीं दिए, छूट गया है, तो पहले दूसरा पार्ट लगा लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आराम से ग्राफ पर हमें ज्ञात हो जाएगा। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मान लेंगे दोनों को, माना एक
पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। जैसे कह रहा है कि 50 रुपये है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का, तो एक का x है तो 5 का 5x हो जाएगा, 5x लिख लेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या करें, 5x + 7y = 50। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यदि y का मान 0 ले लें तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 10। बॉक्स बना लेंगे उसी प्रकार से। x y, हमने क्या किया, y का मान 0 लिया तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 10। अब सेकेंड वाले में आप कुछ भी मान सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 ही मानेंगे। हम क्या ले लेते हैं, y बराबर 10 ले लेते हैं। x का मान, y का मान अगर 10 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 5x + 7y = 50 है। और हमने क्या किया कि y का मान 10 ले लिया बराबर 50, तो 5x बराबर 50 माइनस 10 10 में 70, तो 5x बराबर कितना बचेगा यहाँ पर, -20, x बराबर -4। हमने सिर्फ सुविधा के लिए इस तरह तो करते तो हो जाता, 50/7 आता, लेकिन वो दशमलव में आते हैं तो ग्राफ पर दिखाना थोड़ा आसान नहीं होता, इसलिए हमने कोई एक संख्या मान लिया ताकि थोड़ा आसान हो जाए। ये संख्या आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही आराम से आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमें क्या मानना है, ठीक है। तो हमने जब y को 10 लिया तो x का मान कितना हुआ, -4 लिख लेते हैं। y का मान 10 लेने पर y का मान, x का मान -4। यहाँ पर इस चीज़ को लिख देते हैं पॉइंट मानकर, p का मान 10, 0 और q का मान जो है -4, 10, क्योंकि हम लोग किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए x लिखते हैं फिर y लिख लेते हैं, तो हमने पहले x को लिखा फिर y को। अब लिखेंगे समीकरण 2 से उसी प्रकार, समीकरण 2 से हमें क्या मिल रहा है, हमने, हाँ ठीक है, यदि हम x का मान 8 मान लें तो समीकरण 2 में x का मान 8 रख देते हैं। 7 × 8 + 5y = 46, तो 8 सते 56 होगा, उधर ले जाकर घटा लेते हैं। 46 - 56, तो 5y बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -10 बचेगा, तो y = -2। बॉक्स बना लेंगे उसी प्रकार से। ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। और फिर दूसरा भी पॉइंट निकाल ही लेते हैं इसी साथ। अब क्या करेंगे, x का मान हम -2 ले लेते हैं, ताकि मानते इसलिए कि भाग पूरा पूरा चला जाए। x का मान 2 लेंगे तो कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 में,
7 इंटू -2 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 7 दूने के 14, 5y बराबर 46 प्लस 14 कितना हो जाएगा 10 60। तो y का मान कितना आ जाएगा 12। लिख लेते हैं दोनों को इस बॉक्स में। बॉक्स इसलिए बनाते हैं ताकि कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, आप आसानी से, वैसे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि जो पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट मिलेगा पी क्यू हमने मान लिया, तो एक पॉइंट आर ले लेंगे 8 कामा -2 और यस आर एस वाला पॉइंट क्या होगा, हमने x का मान -2 लिया तो y का मान कितना आया 12। उसी को यहाँ पर लिख लेते हैं x y, ताकि ये चीज़ें आप नहीं भी लिखेंगे तो इसमें प्रदर्शित रहेंगी, ताकि आप जब हमने x का मान 8 लिया तो y का मान कितना आया -2 और x का मान -2 लिया तो y का मान कितना आया 12। तो r का मान 8 कामा -2, s का मान -2 कामा 12। अब इसे हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे कैसे, तो हम लोग फटाफट एक्स वाई तल मान लेते हैं, बना लेते हैं। ये हो गया y, ये वाला जो हो गया x, इधर x लिख लेंगे, इधर x का डैश, इधर y लिख लेंगे, इधर y का डैश। अब प्रदर्शित कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे धनात्मक होंगे। इधर -1 -2 -3 -4, उसी प्रकार से ऊपर धनात्मक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और नीचे वाले ऋणात्मक होंगे 1 2 3 4। -1 -2 -3 -4। हम लोग सारे पॉइंट्स को लिखना जरूरी नहीं है, जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लिख लेंगे ताकि ग्राफ जो है हमारा साफ बनेगा। और ग्राफ को पेंसिल से बनाना होता है। पहला पॉइंट क्या मिला है हमारा, P जो मिला है हमारा 10,0 है, तो 10,0 0 वाई एक्स पर प्राप्त होगा। y का मान जब 0 दे रखा है तो यहाँ पर प्राप्त होगा। तो P का मान 10,0। दूसरा पॉइंट दे रखा है -4, -4 x पर -4 किधर होगा यहाँ पर, और y पर 10, ये मिला लेते हैं तो हमारा -4, 10 कहाँ प्राप्त होगा, -4 जो है यहाँ पर मिलेगा और 10 इसी से मिला लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये, दोनों को आपस में मिला लेते हैं। इस प्रकार से। तो इस रेखा का नाम क्या है, लिख ले। पहला समीकरण था 7x + 7y 5x है, 5x + 7y = 50। उसी प्रकार से दूसरा वाले में क्या मिला था पॉइंट 8, -2। 8 कहाँ पर मिलेगा यहाँ पर, और -2, -2 मतलब कि इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर -2 और ये 8, यहाँ पर एक पॉइंट मिला। चौथा पॉइंट क्या दे रखा है, एस का जो है -2, 12, -2 x अक्ष पर यहाँ आएगा और 12, 10 यहाँ तक था, 12 कहाँ पर जाएगा 11 12 यहाँ पर -2, 12, यह हम लोगों ने नाम रखा था एस पॉइंट। अब दोनों को आपस में मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को। रेखाओं का नाम लिख देंगे। ये वाली जो रेखा है कितने है 7x 5x
प्लस 7y इक्वल टू 50। और इस वाला रेखा का नाम क्या है देख लेते हैं एक बार। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब हम लोग देखते हैं कि x और y का कटान बिंदु कहाँ मिल रहा है। 1 2 3 यहाँ पर मिल रहा है 3 पर मिलेगा। थोड़ा सा ये वाला देख रहे हैं बिंदु से थोड़ा सा उधर खिंच गया तो उधर चला गया, नहीं तो यहाँ पर कटान बिंदु मिलेगा। तो x का मान कितना मिल रहा है 3। और y का देख लेते हैं 1 2 3 4 5। y का मान जो है हमें 5 मिला। तो पेंसिल की संख्या कितनी हो जाएगी 3। पेंसिल की संख्या 3 और कलम की संख्या 5, क्योंकि देख रहे हैं कि y अक्ष पर 5 मिल रहा है और x अक्ष पर 3 मिल रहा है। इस प्रकार हम पेंसिल और कलम की मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो जो पेंसिल का मूल्य 3 रुपये एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य 5 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां सभी ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तथा वीडियो अगर पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें तथा चैनल को और सारे चैप्टर्स के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें।